गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने कूलॉम के नियम के बारे में बातें की थी। आज हम कूलॉम के नियम की कुछ सीमाओं के बारे में बात करेंगे, है ना। क्या क्या कूलॉम का नियम कहाँ पर लागू होता है, क्या होता है, क्लियर सारी बातें हम करेंगे बहुत ही अच्छे से। आप लोगों ने पीछे कूलॉम का नियम पढ़ा होगा, है ना, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने लिख भी लिया होगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इससे क्या है, कभी कभी क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना। इससे पहले हम बात करें तो देखो कुछ बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, है ना। उनके बारे में अपन लिखेंगे तो लिख भी सकते हो आप लोग, है ना। देखो दोस्तों, दो चीज़ें होती है, चालक और कुचालक, है ना। क्या क्या चीज़ें होती है, एक तो होता है चालक, है ना। क्या होता है, चालक होता है, ठीक है। और एक क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक। बोले सर ये चीज़ें क्या है, तो चालक को इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर, ठीक है। जो चालक होता है, चालक वह पदार्थ कहलाते हैं, वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं, है ना। दैनिक जीवन में हम चालकों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, है ना। जैसे हमारे घर की वायरिंग होती है, ठीक है ना, उसमें किसके, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, कॉपर के वायर होते हैं, ये सब क्या है, चालक हैं, है ना। और क्वेश्चन आता है कभी कभी कि चालक में जो यूजेबल है ना, जो उपयोग में आ रहे हैं, उनमें सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो आप बोलोगे चांदी, है ना। एक क्वेश्चन बनता है बहुत बार कि निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा सुचालक, विद्युत धारा का सुचालक है ना। सुचालक मतलब अच्छा चालक, चांदी, है ना। तो क्या है, चांदी, है ना। और कभी कभी इनका क्रम भी आता है कि निम्न में से क्या सत्य है, तो सबसे पहले नंबर पे चांदी रहेगा, दूसरे पे क्या रहेगा, कॉपर रहेगा, तांबा, उसके बाद रहेगा एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, चालक होते हैं, क्लियर। अब देखो चालक तो हमारा शरीर भी है, हमारे अंदर भी विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, है ना। और जो अशुद्ध जल होता है वो भी चालक होता है, शुद्ध जल कुचालक होता है दोस्तों। शुद्ध जल जो होता है वो क्या होता है, कुचालक होता है। अब कुचालक क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम इंसुलेटर, है ना। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर या परावैद्युत पदार्थ भी इनको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको, परावैद्युत पदार्थ, है ना। अब मेरी बात सुनो, सभी को परावैद्युत पदार्थ नहीं कहेंगे, ठीक है। अब कुचालक क्या होता है, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, है ना, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं, है ना। और आजकल कुछ ऐसे पदार्थ खोजे गए हैं जो ना तो चालक हैं और ना ही कुचालक हैं, ठीक है ना। जिनका ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, जिनका ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध घट जाता है, जो ओम के नियम का पालन, ओम के नियम, किरचॉफ के नियम का पालन नहीं करते, ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अर्धचालक, क्लियर, ठीक है। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, अर्धचालक, ठीक है। ना तो ये चालक है, ना ही क्या है, कुचालक है। अब देखो कुछ हम लोगों में भी होते हैं अपवाद, है ना तो वो नर होते हैं ना मादा होते हैं। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, आपको सबको पता है, तो वो क्या है, ये अर्धचालक है, ठीक है, क्लियर। आ गई बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर, हम आगे बढ़ते हैं कूलॉम के नियम की सीमाओं। तो सबसे पहला कूलॉम के नियम का है कि कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेशों व स्थिर आवेशों पर लागू होता है। हम स्थिर विद्युत की बात कर रहे हैं, और मैंने पहले ही, जब मैंने पहला ही क्लास लिया था उसमें मैंने आपको बोला था कि भैया इसमें स्थिर आवेशों की बात होगी, क्लियर। किसकी बात होगी, केवल स्थिर आवेशों की बात होगी। तो कूलॉम का नियम केवल किन पर लागू होता है, बिंदु आवेशों पर और स्थिर आवेशों पर, क्लियर। अगली लिमिटेशन है, इसकी सीमा है, कूलॉम का नियम केवल 10⁻⁻15 से अधिक की दूरियों पर लागू होता है। 10⁻⁻15, ये 10⁻⁻15 से अधिक की दूरियों पर लागू होता है। इनसे कम दूरियों पर नाभिकीय बल कार्य करता है। जैसे कि अपन ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन का आवेश पढ़ा था हमने, 1.6 गुणित 10⁻⁻19, 1.6 गुणित 10⁻⁻19, ठीक है। तो वो जो आपका वहां पर था वो 10⁻⁻19, भाई 10⁻15 कम है कि 10⁻⁻19 कम है,
बोले सर 10 की घात माइनस 19 का, में जितना छोटा यूनिट होगा, है ना, जिस पर माइनस की पावर में जितनी छोटी संख्या होगी उतनी ही वो क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो 10 की घात माइनस 15 से अधिक दूरियों पर कूलाम का नियम लागू होता है और इससे कम की सीमा पर नाभिकीय बल कार्य करता है। क्लियर। प्रकृति का सबसे प्रबल बल होता है नाभिकीय बल, नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकृति का सबसे प्रबल बल होता है नाभिकीय बल और सबसे दुर्बल बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना इस चीज को। क्लियर। अगले पॉइंट पे हम आते हैं, तीसरा नंबर। यह एक प्रायोगिक नियम है भाई, ये केवल क्या है, एक प्रायोगिक नियम है, इसका दैनिक जीवन में कोई भी उपयोग नहीं है। ये केवल 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। कितने बिंदु आवेशों के मध्य लगता है, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगता है। तीसरे बिंदु आवेश का इस पे कोई कार्य नहीं होता। अब ये कहना क्या चाह रहा है, देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भैया मान लो एक चार्ज ये Q1 है और इससे r डिस्टेंस पर एक चार्ज Q2 है। ठीक है, तो ये जो बल है ना F, ये केवल इन दोनों के बीच में कार्य करेगा। अब मान लो कोई तीसरा चार्ज आ गया Q3, तो ये इसका इन पर कोई रोल नहीं रहेगा। इसका संबंध या तो Q1 से हो सकता है तो Q1 के साथ ही रहेगा, या Q2 से हो सकता है तो किसके साथ रहेगा, Q2 के साथ ही रहेगा। केवल 2 चार्जों के मध्य में ये बल अप्लाई होता है, कूलाम का नियम अप्लाई होता है केवल 2 बिंदु आवेशों के मध्य। क्लियर। अब अगला देखो आप, चौथा है ना, कूलाम का नियम नाभिक के अंदर स्थित कणों पर लागू नहीं होता। भाई नाभिक के अंदर स्थित कणों पर लागू नहीं होता। अभी मैंने एक बात की है कि 10 की घात माइनस 15 से अधिक दूरियों पर लागू होता है, और कूलाम नाभिक के अंदर तो क्या होता है, 10 की पावर माइनस 19 है ना, 10 की घात कितनी होती है, माइनस 19 होती है ना। इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज उतना ही होता है, 10 की घात माइनस 19 होती है, तो वहां पर क्या है, वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। क्लियर। अगली सीमा पर हम आते हैं। अगली सीमा क्या है, 5वां है ना, कूलाम बल संरक्षी बल है। अब सर ये संरक्षी क्या है ना, तो आप संरक्षी बल किसे कहेंगे, संरक्षी बल वह बल है ना, जैसे कि मान लो अभी मैंने आवेशों की बात की थी, या मैं 2 बिंदुओं की बात करता हूं, ये 2 बिंदु है। ठीक है, किसी कण को यहां से है ना, एक पार्टिकल है यहां पर, मान लो Q1 एक पार्टिकल है, कण है कोई सा, इस कण को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में, इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वो इस पथ पर निर्भर नहीं करता, इस रास्ते पर निर्भर नहीं करता कि वो किस रास्ते से जा रहा है। समझ में आ रही बात। भले ही वो रास्ता क्या हो, पानी से होकर गुजरता हो, वो रास्ता निर्वात से होकर गुजरता हो। अब निर्वात क्या है, वायु रहित क्षेत्र, जहां पर वायु नहीं होती, ऐसे क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं, निर्वात कहते हैं। वैक्यूम एरिया उनको कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात है ना। यह निर्वात में भी क्रियाशील होता है। मतलब अगर आप किसी कण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य उस पथ पर निर्भर नहीं करता। क्लियर। आप देख सकते हैं है ना, इसकी डेफिनेशन भी आप लिख लेना है ना। क्लियर। संरक्षी बल की डेफिनेशन यहां पर दिखाई गई है, वो आप नोट डाउन कर लेना कि संरक्षी बल क्या होता है। क्लियर है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं अपन, अगली सीमा की बात करते हैं हम। क्या है, 6वां नंबर जो हमारा आता है वो क्या है, आवेशित कणों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युत माध्यम के भरा होने पर उनके बीच लगने वाला विद्युत बल उतने ही गुना कम हो जाता है। मतलब कहने का क्या है, परावैद्युत माध्यम मैंने अभी बताया है आपको, परावैद्युत माध्यम क्या होता है, ये क्या होते हैं, परावैद्युत माध्यम कुचालक पदार्थ होते हैं जो कि विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। ऐसे पदार्थ जो कि कुचालक होते हैं लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं, परावैद्युत माध्यम कहलाते हैं, है ना। कई सेलों में भी भरा होता है परावैद्युत माध्यम, है ना। आपने हमेशा सुना होगा, ट्रांसफार्मर सुना होगा आपने, डीपी जिसे बोलते हो आप, है ना। ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर भी एक ऑयल भरा होता है, तेल, वो तेल भी क्या है, परावैद्युत माध्यम है, विद्युत धारा का कुचालक है ना। लेकिन इसके बाद में आप बैटरियों में भी अशुद्ध जल डालते हो, शुद्ध जल होता है वो, है ना। और शुद्ध जल जो होता है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। क्लियर। अब हम इसके बाद, आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद हम बात करेंगे, हम कूलाम के नियम पर
एक दो न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको जो संख्यात्मक क्वेश्चन है वो किस प्रकार से बनेंगे और किस प्रकार से उनको सोल्व किया जाता है ना। क्लियर। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है ना। पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए यदि वे दोनों एक दूसरे से 4.0 है ना 4.0 गुणित 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर स्थित हो। ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं इनके नंबर बिल्कुल भी नहीं काटे जाते हैं, आपको पूरे नंबर मिलते हैं अगर आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाता है तो। ठीक है। तो यहां पर हमसे पूछा क्या, सबसे मेन चीज इसमें ये होती है कि फोकस करना है कि पूछा क्या है। तो हमें क्या ज्ञात करना, बल ज्ञात करना। बोले सर ये यहाँ पे लिखा हुआ बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब एफ हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें किस तरीके से लिखना है ना। क्या दिया है, जो दिया है वो हम देख लें इसमें क्या क्या दिया है ना। दिया है ना, ऐसे लिखेंगे दिया है ना। क्या क्या दिया है? बोले सर यहां पर आपको दूरी, केवल दूरी दी गई है और प्रोटॉन दिए गए हैं। तो आपको सभी को पता है, मैं अच्छे से बता चुका हूं कि प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है। तो आपका जो Q1 और Q2 होगा, है ना, दो प्रोटॉन है तो Q1 Q2 के बराबर क्या जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात -19, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद में R भी दी हुई है। आर क्या दी हुई है? आर दी हुई है बोले सर 4 पॉइंट। बोले इस पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं है इसकी, है ना, 10⁻⁻15, है ना। ये मैंने दूरी लिख दी और काय में आएगी दूरी, मीटर में दी हुई है। ध्यान रखना है अभी हमेशा आपको ये चीज। ठीक है, प्रोटॉन हो गए, प्रोटॉन पर आवेश हो गए। अब निकालना क्या है? बोले सर बल निकालना है। तो यहां पर नीचे लिखना हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं। क्या जानते हो आप? कूलॉम का नियम, है ना। क्या जानते हैं हम? कूलॉम के नियम से, है ना। क्या जानते हो? बोले F इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कूलॉम का नियम होता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? बोले सर ये होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, इसके बाद में इंटू Q1 आपका प्रोटॉन का आवेश रख दीजिए 1.6 गुणित 10 की घात -19, फिर Q2 का मान भी वहां पर रख दीजिए 1.6 गुणित 10 की घात -19। ठीक है, बटे में R का स्क्वायर। बोले सर R का स्क्वायर में क्या करेंगे? तो R के स्क्वायर में आपकी R दे रखी है यहां पर ये। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 4 गुणित 10 की घात -15 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए आप क्या होगा, यहां पर आपका F इज इक्वल टू, है ना। अब यहां पर ऊपर हम सोल्व आउट कर देते हैं पहले ही, अगर सोल्व आउट करना है तो देखो यहां पर 10 की घात -19 है, यहां पर भी 10 की घात -19 है। आधार समान होते हैं, गुणा में घातें जुड़ती है। तो 10 की घात -19, 10 की घात -19 कितनी हो जाएगी? 10 की घात -38। ठीक है, और ये 10 की घात 9, तो 10 की घात 9 10 की घात -38 में से जाएगी, है ना, क्योंकि माइनस की घात बड़ी है तो आपकी ये प्लस वाली उसमें से चली जाएगी, तो -29 बचेगी, 10 की घात -29। इसके बाद में पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, दोनों हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा नीचे से, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2। तो मैंने लिखा 9 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 10⁻10 की घात -29। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा? बटे में आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 चुक 16 इंटू 10 की घात -15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -30, और गुणित में 100 आया था, 100 को मैंने क्या लिखा था? 10 की घात 2। ठीक है, यहां पर इस 16 से ये 16 कैंसिल, नीचे वाले इस 16 से ये 16 क्या हो गया? एक 16 कैंसिल हो गया, है ना। अब यहां पर देखो आप नीचे 10 की घात -30 और 10 की घात 2 आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ती घटती हैं, तो 10 की घात -30 में से 10 की घात 2 जाएगी तो क्या बचेगा? 10 की घात -28। इस 10 की घात -28 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो वो प्लस की 28 हो जाएगी।
किसकी 28 हो जाएगी, प्लस की 28 हो जाएगी, तो 10 की घात इंटू 28 आएगी ऊपर, ठीक है। जब 10 की घात माइनस 29 में से 10 की घात 28 जाएगी तो 10 की घात माइनस 1 बचेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने लिखा f इज इक्वल टू 9 गुणित 16, 9 गुणित 16 करोगे 144, क्या आएगा 144 गुणित 10 की घात माइनस 1। कैसे आया मैंने बता दिया है ना। कभी भी जब भी आप किसी चीज को, जैसे मान लो 1/x की पावर है, x की पावर कुछ ही नहीं है तो 1 है, जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो x की पावर -1 हो जाता है, ठीक है। मतलब जब आप किसी चीज को अनुपात में ऊपर या नीचे करते हो तो घात के जो साइन हैं, जो चिन्ह हैं, वो परिवर्तित होते हैं, ना कि संख्यात्मक मान परिवर्तित होता है, ठीक है। अब इस 10 की घात -1 को मैं 1/10 लिख सकता हूं इस तरीके से, है ना। यदि x की पावर -1 है तो इसको 1/10 भी तो लिख सकता हूं, तो उसका एक पॉइंट आप लगा देना यहां। f इज इक्वल टू 1.44 न्यूटन। बल को किसमें नापते हैं अपन, न्यूटन में। यही आपका आंसर है, ठीक है। इतना करके आओगे पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया है सोल्व आउट दोस्तों। अच्छे से आप इसको करके देंगे घर पे, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। थोड़ा सा धीरे समझा रहा हूं क्योंकि आपको, ताकि समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लो जब तक। क्या कह रहा है, इसको आप उतार लेना, है ना, वीडियो को रोक कर, और इसको आप उतार लेना क्वेश्चन को, है ना, कि सर ने कैसे सोल्व करवाया है, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों के उस पर सेंड भी कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 2 बिंदु आवेश 2 माइक्रोकुलम व 6 माइक्रोकुलम। माइक्रो के बारे में मैंने समझाया था एक क्लास में, पीछे की वीडियो में डाल देखें। माइक्रो बराबर क्या होता है, 6 की क्या है, 2 बिंदु आवेश 2 माइक्रोकुलम व 6 माइक्रोकुलम एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, उनके बीच प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। अब प्रतिकर्षण क्यों होगा, क्योंकि भाई प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण होगा, ऑब्वियसली सी बात है। और उनके बीच का बल, वो प्रतिकर्षण बल है कितना, 12 न्यूटन। उनके बीच की दूरी क्या होगी। देखो अब वापस से हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे भाइयों, हम लिखेंगे दिया है। आपको पूरा करना पड़ेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर से मतलब रहता है, वहां डायरेक्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12th वाले बच्चों को पूरा लिखना पड़ेगा सिस्टमेटिक, ठीक है। दिया है, क्या क्या दिया है, बोले सर इस क्वेश्चन में हमें दोनों आवेश दिए हैं Q1 और Q2, है ना। Q1 का मान दिया हुआ है, कितना दिया, 2 माइक्रोकुलम, और माइक्रो की वैल्यू होती है सर 10 की घात -6, ये लिख दिया, है ना। Q2 का मान भी लिख दो सर, क्या है, 6 माइक्रोकुलम, तो 6 गुणित 10 की घात -6 कुलम, ठीक है, दोनों हो गए। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, बल दिया हुआ है, तो F का मान भी दिया हुआ है, F बराबर है 12 न्यूटन, है ना, 12 न्यूटन। क्या ज्ञात करना, बोले सर R ज्ञात करना है, दूरी, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना। फिर हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, है ना, कूलाम का नियम, है ना। यहाँ लिखोगे हम जानते हैं, या फिर कूलाम के नियम से, ऐसा लिख देना, है ना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणित Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर F की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी, 12 न्यूटन, तो मैंने यहाँ पर रख दी 12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको सबको पता है 9 गुणित 10 की घात 9 होता है ना। Q1 और Q2 का मान आपको दिया हुआ है, Q1 का मान है 2 माइक्रोकुलम, है ना, ये 2 गुणित 10 की घात -6, है ना। Q2 का मान क्या है, ये है 6 गुणित 10 की घात -6, ठीक है। और बट्टे में क्या आ गया, R का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देखो अब बराबर में है, इधर बराबर में हम ऊपर का ऊपर काट सकते हैं, नीचे का नीचे काट सकते हैं। देखो ये 6 लिखा, ये 2 लिखा, 6 दोनों कितना हो जाएगा, 12, तो ये इस 12 से ये 12 कैंसिल, क्लियर। अब देखो आप, है ना, अब क्या होगा, हमें R स्क्वायर निकालना है, इसको इधर ले आओ, R स्क्वायर, है ना, उधर भाग में थी, इधर काय में आ गई, गुणा में आ गई, है ना। अब यहाँ पर कितना है, देखो ये 10 की घात -6, 10 की घात -6 कितना हो गया, 10 की घात -12, और ये है प्लस की 10 की घात -9, तो 10 की घात -12 में से 10 की घात 9 जाएगी, तो कितनी बचेगी, 10 की घात -3, तो हमने लिखा 9 गुणित 10 की घात
3। ये जो स्क्वायर है इस पे चढ़ा दो, है ना, तो इधर क्या जाएगा, रूट चढ़ जाएगा इधर, ठीक है। 9 गुणित 10 की घात -3, या तो यही आंसर हो जाएगा, या इससे आगे बढ़ने के लिए बोले तो इस 9 के गुणनखंड कर लेंगे हम। गुणनखंड कैसे होते हैं, तो इसको लिखें 3 गुणित 3 गुणित 10 की घात -3। एक 3 कहाँ जाएगा, बाहर, और 10 की घात -3 रह जाएगा रूट में और मीटर। बस यही आपका आंसर है, यही आपकी दूरी है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सोल्व करना है। आप देख लीजिए, वीडियो को रोकिए और बढ़िया से उतार लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। मिटा दे रहा हूं मैं ये, आप उतार लेना बढ़िया से, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लो जब तक। क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन, कहता है 2 आवेश 2 माइक्रोकुलाम व 3 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आ चुका है एक बार, ठीक है। तो हमने क्या देखा, और कई एग्जाम्स में आ चुका है ना, 2 आवेश दे रखे उसने, ठीक है ना, 2 माइक्रोकुलाम और 3 माइक्रोकुलाम। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है ना, क्या दिया है, तो हमारे पास दोनों आवेश दिए हुए हैं, Q1 है ना और Q2। Q1 की वैल्यू कितनी, 2 माइक्रोकुलाम, है ना, 2 माइक्रोकुलाम, Q2 की आपकी 3 माइक्रोकुलाम, है ना, और कुछ दूरी पर स्थित हैं, दूरी नहीं दी है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात आपको क्या ज्ञात करना है, F12 बटे F21, या F1 बटे F2 भी आप लिख सकते हैं, है ना, ये आपको निकालना है। बोले सर ऐसा क्यों लिखा, तो सभी बच्चे कूलाम के नियम पर पहुंच जाएं, है ना। कूलाम का नियम आपने सभी ने देखा है, क्या समझाया मैंने, है ना। फिर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, पर पहले उससे पहले मैं समझा दूं आपको, है ना। ये दोनों आवेश रखे हुए हैं, ठीक है, क्या क्या रखे हुए हैं, Q1 और Q2, है ना। यहाँ पर Q1 है जिसका मान दे रखा है, Q2 का मान दे रखा है, बीच की दूरी R है, और इधर मैंने बताया था कि Q1 पर Q2 के कारण बल कौन सा लगता है, तो F12, और Q2 पर 1 के कारण बल कौन सा लगता है, F21, ठीक है। तो सबसे पहले हम F12 निकालेंगे, F12 बराबर, है ना, Q1 इंटू Q2। इसके लिए Q1 क्या है, 2 माइक्रोकुलाम, है ना। अब यहाँ पर 10 की घात -6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अनुपात निकालना है। अनुपात में बराबर चीजें कट जाती हैं, जब ऊपर नीचे आती हैं तो कट जाती है, और अधिकतर अनुपात जो निकलेगा उनके मात्रक भी नहीं होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर अनुपात निकलेगा, अनुपात का मात्रक नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर 3 लिखा बटे आपने लिखा R स्क्वायर, है ना। अब हम क्या निकालें, बोले सर अब निकालें हम F21। तो F21 में क्या जाएगा, अब F21 के लिए Q1 क्या है, जो Q2 का मान है, तो 3 इंटू 2 बाई R स्क्वायर। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख लें, F12 बाई F21, है ना, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो इस तरीके से जब हमने लिखा F12 बटे F21 बराबर, दोनों के मान लिख लो आप, F1 का मान, F12 का मान ये है 2 गुणित 3 बटे R स्क्वायर बटे, है ना, 3 गुणित 2 बटे R स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर ये सब कट जाएगा आपका, है ना। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 2 गुणित 3 भी 6 होते हैं, और 3 गुणित 2 भी कितना होता है, 6 होता है। तो ये 6 से 6 कैंसिल, क्या बचा 1/1, और इसी को हम लिखते हैं 1:1। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने ये चीज़ समझी है। मुझे आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इससे अगली क्लास में हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले आप पिछली जितनी भी क्लासें उनको देख लें, ठीक है। इसी के साथ ही आज के लिए जय हिंद, जय भारत।